गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो आई होप कि आपने अपना पिछला लेक्चर सारे क्लियर होंगे, आपने अच्छी तरह से देखे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। सो आज हम न्यू टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज एरर एनालिसिस। अब देखिए, व्हाट डू वी मीन बाय एरर्स। अब हमारे पास जितनी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, ऑल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंट्स। और एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। सपोज करिए हमने एक फिजिकल हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है और जिसमें हमें डेंसिटी की वैल्यू चाहिए, हमें किसी भी क्वांटिटी की डेंसिटी की वैल्यू चाहिए। अब डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो जब हमने मास और वॉल्यूम दोनों को कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली, सो उसमें जो हमारा मास और जो वॉल्यूम है, उन दोनों वैल्यूज में जब हमने कैलकुलेट किया, उन दोनों में कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम बिना एरर के मेजर कर सकते हैं। हर एक मेजरमेंट में कुछ ना कुछ एरर होता है। There is always an uncertainty in the measurement of a physical quantity, and the degree of uncertainty is called error. मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी में कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, that uncertainty is called error. So ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, it is impossible to find the true value of a physical quantity. एग्जैक्ट वैल्यू हम उसकी कभी भी फाइंड नहीं कर पाते। The difference between the measured value, जो वैल्यू हमने मेजर की है, उस वैल्यू में हमेशा कुछ ना कुछ एरर होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। The difference between the measured value and the true value is called error. तो जो हमने वैल्यू को मेजर किया है, क्लियर, और जो उसकी एग्जैक्ट में ट्रू वैल्यू है, अगर हम उसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारी वैल्यू में कितना एरर है। इज इट क्लियर? अब देखिए, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स होते हैं। सो फर्स्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। अब देखिए, सिस्टमैटिक एरर क्या होता है? द एरर विच टेंड टू अकर इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं। मतलब सपोज करिए हमारे पास किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है 5। सो अगर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हो, हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है वो 5 है, और अगर हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी जो वैल्यू हमेशा 5 से ज्यादा आ रही है, या तो 5 से हमेशा ज्यादा आ रही है या 5 से हमेशा कम आ रही है, तो उस टाइप का एरर होगा सिस्टमैटिक एरर्स, बिकॉज दीज एरर्स अकर्स इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए, सिस्टमैटिक एरर्स को और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हम इसकी टाइप्स को समझते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन या इनबिल्ट एरर होता है इंस्ट्रूमेंट की वजह से। अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं है, उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ एरर है, तो उसकी वजह से जो एरर होगा दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब देखिए, अगर हमारी वेइंग मशीन है हमारे पास, and if that weighing machine is already showing some reading without any weight, हमने weighing machine हमारे पास है और उसका जो पॉइंटर है वो 0 से कोइंसाइड नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ रीडिंग हमें शो कर रहा है, क्लियर। तो उसमें जो एरर होगा, अब जब हम वेट करेंगे किसी भी बॉडी को, तो वो वेट हमेशा उसकी जो ट्रू वैल्यू है उससे हमेशा ज्यादा वेट शो करेगा, तो इसका मतलब उसमें क्या होगा, एक एरर होगा, एंड दैट एरर इज कॉल्ड instrumental error. Clear? Other type is personal error. This error occurs due to the carelessness of the observer, or we can say or the experimenter, जो experiment कर रहे हैं। Clear? अगर हम उसको सही तरीके से नहीं कर रहे, तो इसका मतलब there will be a error, मतलब if we are not fully alert. And this is the third type, that is called imperfection in experimental technique. देखिए, कई बार क्या होता है, हमारी टेक्निक सही नहीं होती। सपोज करिए, इफ यू वांट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए चाइल्ड,
कि उसको फीवर है, हमने उसका टेम्परेचर मेजर करना है, क्लियर। तो अगर हम उसका टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं, एंड व्हाट वी डू, वी पुट द प्लेस द थर्मामीटर अंडर द आर्मपिट, सो दैट इज नॉट ए करेक्ट मेथड, सो देयर विल बी अ एरर इन द टेम्परेचर। तो जो हमने टेम्परेचर मेजर किया वो करेक्ट टेम्परेचर नहीं होगा, बिकॉज द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर विल बी इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोस्फेयर ऑल्सो, क्लियर। सो इसका मतलब दैट टेक्निक इज नॉट करेक्ट, एंड दिस इज कॉल्ड imperfection in experimental technique, क्लियर। सो ये देखिए, अब आगे देखिए, सो ये देखिए नेक्स्ट हमने करना रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स, these errors occurs irregularly and at random in magnitude and direction। मतलब हमारे पास हमें रैंडम एरर्स में ये नहीं पता कि जो एरर है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा या हमेशा नेगेटिव ही होगा। वो कई बार पॉजिटिव हो सकता है, कई बार नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ दीज एरर्स? दीज एरर अकर्स बाय चांस। या तो ऑब्जर्वर जो है या एक्सपेरिमेंटर जो है वो पूरा अलर्ट नहीं है, क्लियर, और वी कैन से टेक्निक सही नहीं है, क्लियर। या हम क्या कहते हैं, ड्यू टू द इम्परफेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जिससे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एंड वन रीजन इज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ ओम्स लॉ का। अगर हम लोग ओम्स लॉ परफॉर्म कर रहे हैं एंड वी वांट टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, क्लियर, हमें वायर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए, जब हम वायर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से हमारी रेजिस्टेंस में हर बार क्या आएगी, वेरिएशन आएगी, क्लियर। सो यहां पर हमारे पास जो वेरिएशन आएगी तो उस वेरिएशन को हम लोग बोल देंगे एरर, क्लियर। एंड दैट एरर इज ड्यू टू द अनप्रेडिक्टेबल वेरिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि there is an equal chance that in random errors the error could be positive, equally positive and equally negative, clear। इसका क्या मतलब है, देखिए सपोज करिए हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, क्लियर, और उस फिजिकल क्वांटिटी की जो ट्रू वैल्यू है दैट इज ए उसकी ट्रू वैल्यू है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की हमने मेजर किया, सपोज करिए लेंथ, हमने लेंथ को मेजर किया, तो जो एग्जैक्ट लेंथ है वो कितनी आ रही है, वो कितनी है उसकी ए। अब हमें तो ट्रू वैल्यू पता नहीं होती, हम तो जो मेजर करते हैं वैल्यूज उसमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर होता ही है, क्लियर। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि जी उसकी ट्रू वैल्यू है ए, क्लियर। अब हमें इस फिजिकल क्वांटिटी की को मेजर करना है, मतलब सपोज करो ये फिजिकल क्वांटिटी लेंथ भी हो सकती है, ठीक है, वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे को इस फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट्स करनी है। क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो हमने 50 टाइम्स रीडिंग्स ली, 50 टाइम्स। अब 50 में से जब हमने 20 टाइम्स रीडिंग ली तो हमारे पास आंसर आ रहा था उसका ए। अब 15 टाइम्स उसका आंसर आया था ए से कुछ ज्यादा, डेट इज ए प्लस एक्स, और 15 टाइम्स ही उसका आंसर आया था ए माइनस एक्स, क्लियर। तो हमने 50 टाइम्स रीडिंग ली और हमने 20 टाइम्स देखा कि एरर कितना आ रहा है हमारे पास, रीडिंग कितनी आ रही है, ए आ रही है। 15 टाइम्स मेजरमेंट कितनी आ रही है, ए प्लस एक्स, और बाकी के 15 टाइम्स कितनी आ रही है, ए माइनस एक्स, क्लियर। सो अब हमें निकालना है, हम लोग ऐसे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आएंगे, मैं अभी आगे डिस्कस भी करूंगा। तो इस केसेस में हम लोग किस तरीके से निकालेंगे कि मेजरमेंट में हमारा कितना आंसर आ रहा है। तो ये देखिए, हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी की जो मेजरमेंट है वो कितनी है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द मीन, हम इनका मीन लेंगे। तो जब हम मीन लेंगे तो मीन क्या आएगा इसका, देखो 20 टाइम्स तो ए आ रहा है, तो आंसर आएगा ए प्लस ए प्लस ए। 20 टाइम्स तो इधर आ जाएगा 20 ए। सिमिलरली इसी तरीके से आ जाएगा यहाँ पे 15 ए प्लस एक्स प्लस 15 ए माइनस एक्स, क्लियर। अब ये 15 टाइम्स ए प्लस एक्स और 15 टाइम्स ही उतना ही माइनस में क्यों आया, क्योंकि हमारे पास एक होता है गॉसियन लॉ ऑफ रैंडम एरर्स।
वो क्या कहता है कि जितनी बार हमारे पास एरर पॉजिटिव होगा उतनी बार ही एरर नेगेटिव भी होगा। तो ये चीज वहां से हमने ली है। तो मीन लेने के लिए डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको 50 से, और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 20a प्लस 15 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स कितना बन जाएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 30a। तो 30a अपॉन 50 इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा a। सो इट मींस, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आगे न्यूमेरिकल्स करने हैं इसी के ऊपर बेस। अगर हमारे पास बहुत सारी मेजर्ड वैल्यूज हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की हमने वैल्यू जो ली है, बहुत सारी वैल्यूज ले ली और सारी वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे हम लोग? हाउ वी विल फाइंड द ट्रू वैल्यू? वी विल टेक द मीन, वी विल टेक द मीन। क्लियर? सो ये हो जाएगा उसका ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द ट्रू वैल्यू। समझ आया आपको? अब हमें पता है कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को मेजर करते हैं तो उसमें हमेशा कुछ एरर भी होता है। तो उस एरर को कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आपको भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में समझाऊंगा। क्लियर? और उसकी ट्रू वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जितनी भी मेजर्ड वैल्यूज हैं उन सबका मीन लीजिए। क्लियर? और मीन लेके जो आपके पास आंसर आएगा, दैट विल बी द ट्रू वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर? अब सपोज करिए वी हैव अ फिजिकल क्वांटिटी, हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, एंड लेट A1, इस तरीके से लिखते हैं, A1, A2, A3 एंड अप टू AN आर द measured values of a physical quantity। हमने कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और हमने उसको मेजर किया, सपोज करो लेंथ को मेजर किया, तो एक बार वैल्यू आई A1, फिर A2 आई, फिर A3 आई, इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स किया तो हमारे पास वैल्यूज आई है AN तक। क्लियर? पहली बार A1 आई, दूसरी बार A2 आई। तो मैंने अभी जस्ट आपके पास एग्जांपल दिया था कि अगर हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं, क्लियर, तो हम लोग ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं? उन सारी वैल्यूज का मीन लेके। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? ए। इन सबका मीन क्या आएगा? हमें पता है मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक A1, A2, A3 अप टू AN divided by n। तो हमने डिवाइड कर दिया। So this mean is known as the true value of the physical quantity। This is known as the true value of the physical quantity। Clear? जैसे सपोज करिए हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड की ग्लास की। We know that the refractive index of glass is 1.51। Clear? This is the true value of the refractive index। But sometimes you will see it is written like this। तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द ट्रू वैल्यू, जो हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। बट दिस प्लस माइनस रिप्रेजेंट्स द एरर। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर को। एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पॉसिबल एरर, या जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो इस एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? लेट्स सी। तो देखिए एरर को कैसे कैलकुलेट करना है हमने। सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द एरर इन A1। हमें पता है कि हमने एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की जिसकी ट्रू वैल्यू है हमारे पास ये A मीन, या इसको A बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, A बार भी लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर? अब A1 में कुछ एरर है, A1 ट्रू वैल्यू तो नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज द एरर इन A1, तो उसको लिखते हैं डेल्टा A1। डेल्टा A1, डेल्टा इसको कहते हैं डेल्टा, डेल्टा A1 रिप्रेजेंट्स एरर इन A1, और इसको हम फाइंड करते हैं A मीन को मैं A बार माइनस A1 लिख देता हूं। सिमिलरली एरर इन सेकंड वैल्यू, सेकंड वैल्यू कोई ट्रू वैल्यू थोड़ी ना जी,
उसमें भी तो एरर था, तो उसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, ए मीन माइनस ए टू। सिमिलरली ए थ्री में कितना है, ए मीन माइनस ए थ्री। इसी तरीके से फोर्थ वैल्यू का, फिफ्थ वैल्यू, सिक्स वैल्यू, तो nth वैल्यू का एरर कितना होगा, डेल्टा ए एन, इट इज इक्वल्स टू ए मीन माइनस ए। सो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एरर इन ए बी, फर्स्ट क्वांटिटी, सेकंड क्वांटिटी, थर्ड मेजर्ड वैल्यू, फोर्थ मेजर्ड वैल्यू और nth मेजर्ड वैल्यूज में हम लोग एरर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? सो नाउ देखिए इधर, तो एब्सोल्यूट एरर को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी विल टेक, एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इन ए, तो एब्सोल्यूट एरर कितना आएगा उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी विल राइट हियर मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए1, मॉडुलस ऑफ डेल्टा ए1 प्लस दिस इज डेल्टा ए1। मॉडुलस का मतलब अगर ये वैल्यू नेगेटिव में भी आ रही है, इफ दिस वैल्यू कम्स इन नेगेटिव, तो हमें सिर्फ क्या लेना है, उसका मॉडुलस, मतलब ओनली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करनी है। वी विल राइट हियर ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो ये देखिए, ये आ जाएगा डेल्टा ए2, इसी तरीके से टू डेल्टा ए एन, डिवाइडेड बाय एन। सो दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट एरर इन ए। तो देखिए, अगर अब हमें क्या लिखना है, एरर लिखना है, तो हम लोग लिखेंगे ए जो मीन आया है वो हमारी ट्रू वैल्यू थी, और इसको जो सॉल्व करके आएगा वो हमारी एरर, एब्सोल्यूट एरर होगा। क्लियर? ये अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये फॉर्मूला यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से हमने चलना है। अब देखिए, समटाइम्स वी वांट टू फाइंड द रिलेटिव एरर। कुछ न्यूमेरिकल्स में रिलेटिव एरर पूछते हैं, तो रिलेटिव एरर क्या होता है, देखिए, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट इट इज एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। एब्सोल्यूट एरर इन ए डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। क्लियर? सिमिलरली परसेंटेज एरर इज नथिंग बट, कई बार हमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, तो परसेंटेज एरर में क्या करते हैं हम लोग, रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। रिलेटिव एरर इज मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर? सो इस तरीके से हम लोग एक ट्रू वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करते हैं, रिलेटिव एरर को फाइंड आउट करते हैं, और इस परसेंटेज एरर को फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? अब इसको न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करते हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन करता हूं, तो उसमें हम देखते हैं किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाज ऑब्जर्व टू बी, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की फाइंड की, और एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रही है 1.45, नेक्स्ट टाइम आ रही है 1.56। सिमिलरली ये वैल्यूज गिवन है हमारे पास, 6 वैल्यूज है, तो 6 डिफरेंट वैल्यूज आई हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, और हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? मीन एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर। क्लियर? सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो, मैंने आपको बताया था मीन एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन बोलते हैं उसको, या उसको ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं। क्लियर? तो मीन वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ट्रू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का, ये जो सारी ऑब्जर्वेशंस हैं, हमने कितनी ऑब्जर्वेशन ली है, 6, इन 6 ऑब्जर्वेशंस का मीन ले लेंगे, तो 1 इनका मीन लिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.51, एंड वी नो दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अब अगर हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, क्लियर, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल टेक द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज, एंड इन सेकंड पार्ट वी नीड टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एरर निकालना पड़ता है इन पर्टिकुलर वैल्यूज।
मतलब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है, सेकंड ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है, थर्ड ऑब्जर्वेशन में। तो इसके लिए हम लोग कैसे करते हैं, एरर इन फर्स्ट क्वांटिटी इज इक्वल टू मीन माइनस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो 1.51 माइनस 1.45, आंसर आ गया 0.06। सिमिलरली वी विल फाइंड द एरर इन सेकंड क्वांटिटी, थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ क्वांटिटी, फिफ्थ क्वांटिटी। क्लियर? तो मीन एब्सोल्यूट एरर किस तरीके से फाइंड करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज का मीन ले लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वी विल कंसीडर ओनली द मॉडुलस, मतलब हमें सारी क्या लेनी है, पॉजिटिव वैल्यूज लेनी है। सो जब हमने इन सारी वैल्यूज को ऐड किया 0.06, 0.05, वी विल गेट द आंसर 0.26 अपॉन 6। क्लियर? तो इन सब का मीन लेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू 0.04। क्लियर? नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रिलेटिव एरर, डेल्टा म्यू, एब्सोल्यूट एरर इन द डिफेक्टिव इंडेक्स अपॉन मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं हम इसको। तो इनका वैल्यू लिया, तो अगर इनको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आएगा, आंसर विल बी 3%। क्लियर? आंसर विल बी 3%। अब देखिए क्वेश्चन में ये भी है, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। सो हाउ वी विल एक्सप्रेस द रिजल्ट। सो देखिए जो म्यू होगा, हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू 1.51 व्हिच इज द ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कितना एरर है हमारे पास, 0.04। So this is how we represent the error, the result in terms of absolute error। मतलब इतनी वैल्यू तो हमारे पास है, एग्जैक्ट वैल्यू है, और जो प्लस 0.04 है, इतना एरर हमारे पास ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। और सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एरर वी विल रिप्रेजेंट म्यू इज इक्वल्स टू 1.51 प्लस माइनस 3%। तो अगर हमें परसेंटेज एरर की फॉर्म में लिखना है, सो वी विल राइट इट लाइक दिस। क्लियर? सो आई होप कि आपको ये लेक्चर क्लियर होगा। मोस्टली ये थ्योरी बेस्ड है, आप इसकी थ्योरी को रीड करिए और ये फॉर्मूलाज आपको सारे माइंड में पता होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर है, ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्लियर? सो अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।